वो कंजम्पशन रोकने के लिए हम क्या करते थे कि हम उसका पावर बचाने के लिए कैसेट निकाला, उसमें पेन से डाली, ऐसे घुमा के आगे पीछे कर रहे हैं। सारी इंडियन आर्मी का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इतने छोटे से इलाके के लिए वो इतना कुछ आप कर रहे हैं। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। फैमिली के साथ आर्मी के ट्रक्स में पीछे बैठ के ट्रैवल किया मैंने, क्योंकि कोई साधन नहीं था जाने का इधर उधर, तो कैसे जाओगे। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका कि आप मेरे इलाके के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। All the fans of Ruhe Karna, today we have a celebrated singer, the scion of Karna, Hardil Aziz, Kabul Bukhari Sahab, Amit Sir. Kabul Bukhari Sahab, first of all I extend a very warm and hearty welcome to you to our radio station Ruhe Karna. बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपने इतना प्यार दिया। काफ़ी वक्त से हम लोग वेट कर रहे थे आज का, और फाइनली आज हम यहाँ पे आमने सामने बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। ये इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी थी। इफ़ यू रिमेंबर, तकरीबन 4 महीने पहले मैं आई रीच्ड आउट टू यू एंड आई मेड अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप हमारे रेडियो स्टेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो मैसेज दें। जी जी। So firstly, I'm very thankful. You were very gracious and very kind enough to send out that message to us. ये हमारे ऊपर एक हमारा फ़र्ज़ भी है ये चीज़ करना, तो इसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी मुझे याद करें। And I must put it on record for our viewers that आपका जो वीडियो है उसके बाद lot of other celebrities and other people have reached out to us कि they also want to join hands, and then in quick succession your own prodigy in a way, Waqar also visited us and expressed his love and affection and his commitment to the betterment of the radio station. I learned that this title Bukhari is very very uncommon in Tangdhar. So please tell us about your family history, your origin, and I also came to know that there is a very prominent shrine near TP which belongs to your family. So please take us through all this. यस यस, ज़रूर। सो बुखारी जो सरनेम है मेरा, बुखारीज एक्चुअली बिलोंग टू बुखारा, दैट इज़ अ प्लेस इन उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ से हमारा ओरिजिन है। ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, सदियों पहले जब हिंदुस्तान में बाहर से लोग माइग्रेट हुए थे। बट अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो कुछ 60-70 ईयर्स पहले मेरे जो दादाजी थे वो दिल्ली से माइग्रेट हुए थे यहाँ पे। तो उनका माइग्रेशन का जो रीज़न था वो था उनका एक स्पिरिचुअल होना। उन्होंने कुछ 10-12 साल तक चिल्ला किया था, यही टीपी जो आपने मेंशन किया वहाँ के जंगलों में। Chilla means sort of a worship, तपस्या, यस। तो एक एनलाइटनमेंट के लिए जो करते हैं सब लोग, तो उसके बाद वो यहीं बस गए। तो उसी दौरान जब वो यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया, तो टीपी में जो अभी जो श्राइन बना हुआ है, तो बेसिकली वो एक नॉर्मल लैंड था। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ पे किसी बहुत बड़े किसी औलिया की कब्र है, उनकी और उनकी अहलिया की, दोनों की। सो दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, कभी फिर उस पर बात करेंगे, अभी इतना ज़्यादा एक टॉपिक को नहीं खींच सकते। तो उन्होंने उनकी डिस्कवरी से देन उस टाइम पे जो आर्मी थी वहाँ पे पोस्टेड, जो रेजिमेंट था कुमाऊँ आई थिंक, तो उन्होंने सपोर्ट किया और उस श्राइन को पूरी तरह से एक कंस्ट्रक्शन का एक हाँ करके एक प्रॉपर एक शेप दिया। तो तब से आज तक वो एक बाकायदा तरीके से मेंटेन्ड है। तो वहाँ पे जो बाहर जो लगा हुआ है, डिटेल्स लिखी हुई हैं आर्मी की कंस्ट्रक्शन किन्होंने किया, वहाँ पे मेरे दादाजी का नाम भी मेंशन है, सैयद इस्माइल शाह। आप देख सकते हैं कभी अगर गुजरेंगे वहाँ से। तो हम सैयद फैमिली से हैं, तो सैयद में क्या है, काफ़ी सारे अलग अलग वो हैं सिलसिले हैं, जैसे बुखारी हैं, मुशादी हैं, देन गिलानी होते हैं, और भी हैं कुछ। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो बुखारियों से। Okay. So that's a long history and a very unusual name, I would say, but बिल्कुल लाजमी है कि जब भी आप टीपी से निकलते हैं और आते हैं
और जी। आपकी नज़र उस श्राइन पे पड़ती बिल्कुल, है, बिल्कुल। दैट्स पार्ट ऑफ द फैमिली लेगेसी। एंड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई पास बाय आई विल डेफिनेटली स्टॉप देयर एंड पे माय बिल्कुल, रिस्पेक्ट्स, बिल्कुल। thinking you and about your family. And so let's go back in time and take us through your early days in Tandhar, your childhood. Where did you study? And of course, your musical journey and the interest, we'll come to it little later. So tell us about your childhood first. तो मैं यहीं पैदा हुआ 1990 में, और 2001 तक मैं यहीं रहा, लगभग 11 साल की उम्र। मैंने यहाँ पे एक सरकारी स्कूल से 4th ग्रेड पास किया। देन आई मूव टू श्रीनगर फॉर स्टडीज़। मेरे बड़े भाई जो हैं सईद तारिक परदेसी, जिनके बारे में अभी बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने मुझे यहाँ से मूव किया वहाँ पे, ताकि मैं थोड़ा सा बेटर पढ़ सकूं वहाँ पे। और उसी कारण मैं यहाँ से एक बार मूव हुआ। देन मेरी सारी स्कूलिंग श्रीनगर से हुई, उसके बाद मैं मुंबई चला गया। तो ये जो अगर करना के उस बचपन की बात करें तो वो मतलब आज तो करना बहुत आगे है, मतलब इस हिसाब से तो करना ने बहुत कुछ अचीव किया है। उस वक्त में तो मतलब हफ्तों तक तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती थी। मेरा जो गांव करना है में किस जगह आपका गाँव है? ईब कोट नीचे टीटवाल से जो 2-3 किलोमीटर पहले पड़ता। तो हमारी लोकेशन पे तो गाड़ी आती ही नहीं थी लगभग। महीनों में कोई, महीने में या 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में, जैसे कि आर्मी की कोई गाड़ी आ गई, जिप्सी आ गई, छोटी गाड़ी, तो हम भाग के जाते थे बच्चे कि पास से देखें गाड़ी कैसी होती है। तो उस तरह का वो हमने जिया हुआ है, बचपन जिया हुआ है। देन आज के करना को हम देख रहे हैं, करना में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी बेटरमेंट्स हुई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और ये सभी के लिए एक लेसन भी है कि बचपन जितना संघर्षशील हो, जितना स्ट्रगल वाला हो, शायद बिल्कुल, कई बार मैंने खुद फैमिली के साथ आर्मी के ट्रक्स में पीछे बैठ के ट्रैवल किया मैंने, जी, क्योंकि कोई साधन नहीं था जाने का इधर उधर, तो कैसे जाओगे, तो कोई भी गाड़ी मिल जाए। अपने व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो खासतौर पे यंग जनरेशन और बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे कि देयर इज़ अ लेसन दैट द लेसन्स एंड द हार्डशिप्स बोर्न इन आवर चाइल्डहुड strengthens our character and prepares us for the journey ahead. And कहीं मैं आज पाता हूँ, जो आप भी यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, कि उस तरह का हार्डी नेचर, उस तरह की एक तकलीफ़ों को सहन करने की जो एक उनके अंदर कैपेसिटी होती है, विद मोर एंड मोर फैसिलिटीज़ कमिंग इन, शायद लगता है आपको कि कहीं उसमें कमी आ रही? ऐसा देखें, कई लोग इस चीज़ पे अलग अलग विचार रखते हैं कि जितनी हार्डशिप्स हों उतना लोग मेहनत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से दुनिया बनी है, इवॉल्व होना ये It's एक part of the बेसिक, process, very true. हाँ ना, ये एक बेसिक रूल है कायनात का। तो जिस ज़माने में जिस तरह की हार्डशिप्स होती हैं, उसी तरह से इंसान उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर होता है। Absolutely. अगर आज आसानियाँ हैं तो आज डिफरेंट तरह के और चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने हैं। पहले वक्त में इंसान को फिज़िकली बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जी, आज मेंटली करनी पड़ रही है। आज हर बंदा कंपटीशन कंपटीशन में बहुत खड़ा बढ़ गया है, है। तो बस मेहनत वही है, उसका फॉर्म बदल जाता है। तो मुझे लगता है ठीक है, हमारे अपने स्ट्रगल्स थे, आज के अपने स्ट्रगल्स हैं, Absolutely. बट हर वक्त में इंसान को चाहिए कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो ऑन दैट नोट मैं एक अपने जवान साथी हैं उनके लिए एक फ़लसफ़ा छोड़ता जाऊं कि जैसे काबुल साहब ने भी कहा कि लाइफ कंटिन्यूज टू इवॉल्व, फैसिलिटीज़ कम आवर वे एंड द हार्डशिप्स ऑफ कोर्स दे स्ट्रेंथन आवर कैरेक्टर एंड प्रिपेयर अस फॉर द जर्नी अहेड। हाउएवर, एक चीज़ बॉर्डर एरिया के लोगों को अपने जहन में ख़ास तौर पे रखनी चाहिए कि लैक ऑफ फैसिलिटी या अंडर डेवलपमेंट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़ फॉर फेलियर। एग्जैक्टली, ये तो नहीं होना चाहिए। आज काबुल बुखारी जो हमारे साथ बैठे हैं, ये इस चीज़ के गवाह हैं कि किसी का भी कैरियर, किसी की भी लाइफ एक ज्योग्राफी के या इकोनॉमी के महदूद नहीं है। बिल्कुल। सो बिल्कुल। आप अभी बताएं मुझे कि इनिशियल स्ट्रगल यू टॉक्ड अबाउट, देन दिस मैग्निफिसेंट जर्नी दैट यू स्टार्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, व्हाट मोटिवेटेड यू एंड हाउ दिस जर्नी कमेंस्ड? बिल्कुल, मैं इस पे बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा आपकी बात को एक्सटेंड करना चाहूँगा कि ये जो बहानेबाजी होती है लोगों में, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सब बहाने होते हैं। असल में आपके अंदर करने की वो
नियति नहीं होती जद्दोजहद आपकी, करने आपके की अंदर आपकी का वो yes, जज्बा ही नहीं होता। शिद्दत नहीं है आपके अंदर। एग्जैक्टली तो क्या होता है कि जो प्यासा होता है वो पानी ढूंढने के लिए 50 मील भी चल के जाएगा क्योंकि उसको पानी पीना है। तो वो प्यास, वो भूख चाहिए आपके अंदर करने की कुछ। जिनको नहीं करना उनके आसपास आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी भर। तो ये सब एक्सक्यूज़ेस होते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है मेरे से, जब भी कभी इंटरव्यू देता हूँ या कहीं पे किसी से बातचीत होती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही होता है, प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा लोगों को। Absolutely. तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब रहता है हमेशा कि प्लेटफॉर्म कभी भी आपको दिया नहीं जाता, आप उसे हासिल करते हो, आप खुद क्रिएट करते हो उसको। जी। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है, आप किसी भी एक शख्स को अपना टैलेंट दिखाओ, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो। अगर आप की वो चीज़, आपकी वो जो स्किल्स, वो एक बंदा एक्नॉलेज करेगा, वही एक मोमेंट है जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। देन यू हैव टू गैदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो यही होता है कि ये बहाना नहीं होना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जो मेरी जर्नी की बात करें तो मुझे फैमिली से ही थोड़ा म्यूज़िक का जो एक वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में, जैसे आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर दिल्ली से आए एंड ही वाज Exactly. एस्थेटिक, उन्होंने चिल्ला किया, तपस्या की इतने Exactly. साल। सो हाउ डिड म्यूजिक रन इन योर हाँ फैमिली? एग्जैक्टली। तो देखा जाए सब जगह, वैसे ये बात सबको मालूम भी है कि मुस्लिम फैमिलीज़ में म्यूज़िक को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हाँ, किया टैबू गया। माना जाता है। जी, तो अब हालात थोड़ा अलग हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि वही बात है कि दुनिया बदलती रहती है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, मज़हब भी आते हैं जाते हैं, ज़ात पात सब चीज़ बनती रहती है। इंसान आज से 10 सदियाँ पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाले वक्त में कुछ और होगा। तो हालात हैं, चेंज होते हैं। तो एक जो उस वक्त के या आज के हिसाब से देखा जाए, जो मुस्लिम फैमिलीज़ में म्यूज़िक पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उस हालात में एक हमारा जो ख़ानदान था उसमें ये बहुत मुश्किल स्टेप था लेना जी, म्यूज़िक। तो मेरे बड़े जो ब्रदर हैं उन्होंने काफ़ी यानी कि तारिक परदेसी साहब। यस बिल्कुल, बहुत दुश्वारियों का सामना करके इस चीज़ में कदम रखा था। और उन्हें कई बार तो मार भी पड़ी है घर में बड़े अच्छा, म्यूजिक बुजुर्ग में जाने की वजह से। कि तुम क्यों गाना बजाना कर रहे हो, जी, जी, जी। क्यों हमारा नाम ख़राब कर रहे हो, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है, वो एक हर इंसान एक अपनी सोच लेके बड़ा होता है, हर ख़ानदान में एक अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बट इन्होंने उस चीज़ को मतलब ओवरकम किया। ये बहुत उनके लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बड़ी आसानी हो गई कि आगे एक रास्ता बना हाँ, हुआ आपको एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला, आपको एक सपोर्ट एग्जैक्टली मिली शुरू सपोर्ट से। मिला। और उनकी वजह से जो मेरे और अंदर शायद फिर आपकी माता पिता से, वालिद वालिदैन से पिटाई भी नहीं हुई, क्योंकि आपके हिस्से की पिटाई उन्होंने तारिक खा भाई ली। पहले ही खा चुके थे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मुझे एक रास्ता मिला। और उसके अलावा अगर ये स्किल जो मेरे अंदर डेवलप हुआ उसकी अगर बात करें तो उसका एक एनवायरनमेंट मिला उन्हीं की वजह से मुझे। घर में अक्सर म्यूजिशियंस सिंगर्स आते रहते थे, महफिलें होती रहती थी, तो सुनता रहता। और वो अच्छे अच्छे कैसेट्स लेके आते थे। मुझे भी याद है बचपन में जब मैं यहाँ रहता था तो हमारे घर में टीवी वगैरह नहीं था। हमारे घर में क्या, पूरे गांव में ही नहीं था, तो शायद एक आध घर में किसी में लेकिन होगा। उन ज़मानों में रेडियो हुआ करता था। रेडियो, एग्जैक्टली रेडियो। और तो मेरे जो भाई थे वो कहीं जाते थे बाहर, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली वगैरह, तो वहाँ से अच्छे अच्छे टेप रिकॉर्डर्स लेके आते थे, जी। अच्छे अच्छे स्पीकर्स लेके आते थे। टीवी तो नहीं देखा बचपन में, लेकिन गाने बहुत सुने। और आज हम उस दौर में हैं जहाँ बच्चों को शायद एक ऑडियो कैसेट कैसा होता है शायद उनको एग्जैक्टली बता दें। तो कैसेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आते थे। बचपन से ही बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। मतलब मैंने फिल्में ज़्यादा नहीं देखी, मगर मैंने गाने बहुत सुने। लेकिन आपने कभी आपका वो ग्रामोफोन या एलपी रिकॉर्ड से आप रूबरू नहीं हुए? नहीं, वो वहाँ तक नहीं गया मामला। तो लेकिन उन गानों की वजह से वो सुन सुन के जो एक मेरी अपब्रिंगिंग हुई, वो अपने आप मेरे अंदर वो चीज़ आती गई। मुझे आप ये बताएं कि आपने वो जो कैसेट होती थी, जी जी। ये यंग जनरेशन जो हमको देख रही होगी शायद अभी, इन्हें पता ही नहीं कि मैं किस सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपने उस कैसेट के अंदर पेंसिल डाल के कितनी डाल के बार घुमाया। उसको ऊपर नीचे घुमाया, ये आप बताएं। उसका कारण भी बताता हूँ इनको कि पेंसिल क्यों डालते थे। पेंसिल इसलिए डाली जाती थी कि अगर आप मोस्टली बिजली नहीं होती थी घर में, तो हम बैटरी जो सेल्स होते हैं वो यूज़ करते थे उसको प्ले करने के लिए। और जब हम मोटर को फॉरवर्ड करने के लिए या बैकवर्ड करने के लिए कैसेट को हम बटन दबाते थे, तो मोटर जब फास्ट चलती है तो कंजम्पशन ज़्यादा होता है बैटरी का। वो कंजम्पशन रोकने के लिए हम क्या करते थे
कि हम उसका पावर बचाने के लिए कैसेट निकाला, उसमें पेंसिल डाली, ऐसे घुमा के आगे पीछे कर रहे आगे हैं। पीछे कर और ये चीज़ देन कई बार क्या होता था, उसका जो टेप होता है टूट जाता था वो। टूट जाता था, ये उसके हेड में अटक जाता था। देन उसको बहुत टेक्निकली संभाल के निकाला, कई बार टूट जाता था, देन उसको कैंची से काटो, ऊपर नीचे रख के गम लगाओ, ये सब चीज़ें की हुई हैं। एंड उस ज़माने में जैसे आज पायरेसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने है, एंड आप एज अ म्यूजिशियन, कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड सिंगर, यू आर ऑल्सो फेसिंग दैट चैलेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूँ कि उस ज़माने में भी ये कैसेट्स डब हुआ करते थे, बिल्कुल। और शायद एक ही कंपनी होती थी, HMV, एंड उसके बाद आई टी सीरीज। टी एंड सीरीज। वो हम लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं बहुत लोग कर पाते थे, तो वो डब्ड कैसेट्स बनते थे, एंड दिस यूज्ड टू बी अ बिग बिजनेस। Exactly. प्लीज कैरी ऑन, एंड sorry for taking back in my time. I am also the generation which grew up with radio and subsequently with tape recorder. And now the generation came of the iPods and iPads that we have today. Exactly. So please. देखें, ये एक अच्छा चेंज आया है म्यूज़िक की दुनिया में। चीज़ें मुश्किल से आसान हो गई। पहले आपको छः या 8 गाने सुनने के लिए आपको एक पूरा कैसेट ख़रीदना पड़ता था। सबसे पहली बात तो एक कितना बड़ा फिज़िकल एक पीस उठा के आप जा रहे हैं यहाँ, उसमें 6 से 8 गाने होते थे। आज अनलिमिटेड सॉन्ग्स आप प्ले कर सकते हैं, सब ऑन एयर हो चुका है। आपके इस स्टेटमेंट पे मेरे जहन में एक सवाल आता है, जी जी। क्योंकि मैं आपसे खुद तकरीबन 20 साल बड़ा हूँ, एंड आप एक सिंगर हैं। कहीं आपको नहीं लगता है कि जो रेडियो का ज़माना था, देन वी केम टू द कैसेट्स एंड देन वी केम टू टुडे 24/7 एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, जी। आर वी नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस? दैट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन, कि आज शायद इतना बड़ा एक वाइड स्पेक्ट्रम है, जॉनर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, कहीं ना कहीं एज अ ओल्ड स्कूल मुझे लगता है कि रेडियो पे जो हम गाने सुनते थे, हमको उन गाने के लिरिक्स आज तक याद हैं। बिल्कुल। चाहे वो लता मंगेशकर हों, मोहम्मद रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार हों, हेमंत कुमार हों, बिल्कुल। तो बचपन में जो हमने गाने सुने, जी। मुझे आज भी याद है, जो मेरी जहन में आज तक आवाज़ गूंजती है, वो बिना का गीतमाला, बिल्कुल। अमीन सयानी साहब की। और आज जो बच्चे यंगस्टर्स आज जो पॉडकास्ट करते हैं, जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, मैं ज़रूर उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर अमीन सयानी साहब को आपने नहीं सुना है, तो आप शायद कभी अपनी ज़िंदगी में उस तरह के प्रेजेंटर या एंकर आप नहीं बन पाएंगे। तो वी आर द जनरेशन ग्रो अप विद दैट। सो माई क्वेश्चन इज़ फंडामेंटली कि चॉइस बहुत कम थी, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल थी उससे हमारा लगाव और जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। आज मैं देखता हूँ कि क्योंकि चॉइस का जो एक बेस है बहुत बड़ा हो गया है, हमारी अटेंशन स्पैन कम हो गई है। शायद कहीं आपको लगता है कि हमारी जो एक म्यूज़िक के प्रति दिलचस्पी थी, या जो लगाव था, या म्यूज़िक की जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्या उसमें कुछ कमी आई है? तो देखें, इसमें हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव है सोचने का। मैंने पहले भी कहा कि इवॉल्व होना हमारा कायनात का नेचर है, और जिस तरह से आज हमें ये लगता है कि रेडियो पे गाने अच्छे होते थे, एक नॉस्टैल्जिया जो है ना फील होता है हमें, उसी वक्त इसी तरह से अगर हम रेडियो के ज़माने में चले जाएं तो उस वक्त के लोगों को वो महफ़िलें याद आती होंगी जो रूबरू बैठ के सिंगर गाता था, जब रेडियो भी नहीं था। मुशायरे होते थे, गज़ल एग्जैक्टली। तो सिंगर सामने बैठ के गाता था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, माइक नहीं था, तो उन लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती होगी। देन रेडियो वालों को रेडियो अच्छा लगने लगा। आजकल के वक्त में डिजिटल हो गया सारा कुछ, सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं हर जगह पे इंटरनेट की वजह से। तो आज के लोग आज की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा कुछ वक्त पहले तक मेरा भी इन चीज़ों को लेके मैं थोड़ा स्टबन था कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, छेड़छाड़ ना हो ये। तो मुझे आज की डेट में मेरा सोचने का नज़रिया हर चीज़ के लिए बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ कि चेंज बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। अभी देखें, एआई का टाइम आ चुका है। आजकल गाने आप प्रॉम्प्ट डालो, मुतल्लिक सवाल पूछने वाला था आपसे, गाना बन के आ जाता है आपके सामने। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि ठीक है, मेरे टाइम पे मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, मैनुअली एक एक चीज़, एक एक इंस्ट्रूमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मिक्स मास्टर करना है, सारा कुछ सीखा। ठीक है, अब आज की जनरेशन के लिए एआई आ गया, तो उसकी हेल्प लेंगे। तो हम भी तो एक टाइम पे हेल्प ही ले रहे थे ना। हम कौन सा कोई नेचुरली कोई चीज़ को, आवाज़ को कैद कर रहे थे। हमने भी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ ही किया है। सॉफ्टवेयर तो हमने भी यूज़ किया है, जैसे डॉ होते हैं, लॉजिक प्रो है, बाकी जितने भी न्यूएंडो, क्यूबेस लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप उस वक्त उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आज इसको भी एक्सेप्ट करो। और
बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, एक जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ख़राब और अच्छा होने के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है, वो लाइन है बैलेंस। जी बिल्कुल। चाहे आप किसी भी ज़माने में काम कर रहे हो, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी जो खुद के जो स्किल्स हैं, जो खुद की क्रिएटिविटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप अपने साथ ईमानदार रहें, आप एआई का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे वो आपको हेल्प करे, ना आपकी कि आप पूरी, ओरिजिनलिटी को हाँ, ना ना कि बर्बाद पूरा ही करें। आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएं और आपका कोई वजूद ही ना रहे, सब कुछ वो कर रहा है। तो एआई को एक बैलेंस करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ गुड मेरे हिसाब से। Absolutely. I think we have gone ahead of our time, and so I'll come back in time. So when you reached Srinagar and you started your journey as a composer and lyricist and not as a singer, so क्या आपकी इंस्पिरेशन थी कि आपने लिखना कैसे शुरू किया? नहीं, मैंने स्टार्ट तो एज सिंगर ही किया अपना करियर। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो बाद में मैं म्यूज़िक पढ़ने के लिए बॉम्बे चला गया कहाँ 2011, म्यूजिक कहाँ पढ़ा आपने बॉम्बे में? मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मैं 2011 में वहाँ शिफ्ट हुआ, देन मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो मैंने एज सिंगर ही अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। देन जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एट दैट टाइम आई हैड टू आंसर माई फैमिली। सब लोग पूछ रहे थे भाई अब क्या करना है, क्योंकि मैं सबको बहाना लगा के गया था मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ और मैं वापस आके नौकरी करूँगा। एक लेकिन जब श्रीनगर ऑलरेडी आप इस्टेब्लिश हो चुके थे एज अ सिंगर, सो फिर क्या आपको मोटिवेशन आई कि मुझे फॉर्मली अभी नहीं, मुंबई मुझे जाके सीखना है? मुझे बॉम्बे जाना ही था। उसके दो कारण थे, एक तो मुझे म्यूज़िक स्टडी करना था अच्छे ढंग से थोड़ा, क्योंकि फ़र्क तो है। देखें, अब करना के अंदर श्रीनगर के अंदर एक फ़र्क है, तो वो फ़र्क श्रीनगर और बॉम्बे के अंदर भी एक फ़र्क है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें एविडेंट हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बेहतर काम होता है। तो खैर मैं उस वजह से वहाँ पे गया। एक तो मुझे म्यूज़िक स्टडी करना था और दूसरा कारण मेरा यह था कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। एक इंसान 24 घंटे 24/7 इंसान क्या एक वर्क मोड में रहता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, चले गए खाला के घर, चले गए फूफी के घर, चले गए दोस्तों के साथ, चला गए, दिन कैसे निकल केयरफ्री जाता एटीट्यूड है है यहाँ मालूम पे। पता नहीं चलता, कैसे ज़िंदगी निकल जाती। तो उस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको सब लोग मतलब सिटी दैट नेवर कर्म स्लीप्स, कर्म मुंबई, भूमि यस। कहते हैं सब लोग। तो कर्म भूमि का मतलब ये वहाँ पे सिर्फ बंदा 24 घंटे वर्क मोड में ही रहता है। तो ये एक कारण था मेरा वहाँ जाने का, और घर वालों को मैं ये बहाना लगा के गया था कि मैं पढ़ाई करके वापस आके यहाँ पे नौकरी करूँगा। लेकिन अब जब वक्त आ गया 2019, जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो अब घर वाले सवाल करने लगे कि भाई कब आ रहे हो, हर दिन यही पूछा जाता था। फिर मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, मेरे पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं है सिंगर के, मैं कुछ बेटर चीज़ें प्रेजेंट कर सकूं फैमिली के सामने। देन आई स्टार्टेड म्यूज़िक प्रोडक्शन। तो मैंने एक छोटा सा स्टूडियो वो आपने बना। मुंबई में शुरू जी किया जी, कि? मैंने अपने फ्लैट पे ही पहले छोटा सा अच्छा। एक सेटअप लगा लिया, और 2020 में कोरोना के टाइम पे जी। सब लोग वहाँ से भाग गए, मैं वहीं रहा। मुंबई में। जी, मैंने कहा अगर भाग भाग के मरना ही है, वहाँ पे भी मर जाएंगे यहाँ पे भी मर जाएंगे, तो क्यों ना मैं, अभी मेरे पास वक्त है, बाहर अंदर कहीं नहीं जाना, पूरा वक्त मैं अपने आप को दे सकता हूँ, मैं क्यों ना ये चीज़ सीखूँ। तो मैं पूरी रात बैठा रहता था, म्यूज़िक प्रोग्रामिंग सीखता था। तो विद इन 6 मंथ्स मैंने, मेरा हाथ इतना थोड़ा बैठ गया उस चीज़ों पे कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स आने लगे, और मेरे पास वर्क फ्लो इतना ज़्यादा आने लगा कि मैं पूरी तरह से, मतलब मैंने फिर एक स्टूडियो भी खोल लिया और प्रॉपरली एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर की तरह काम करने लगा, कंपोज़र की तरह। फिर मैंने काफ़ी सारे लेबल्स के साथ काम किया, काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ। देन तो कुछ एक बताएं आप, जो फेमस सॉन्ग्स जो आपके प्रोडक्शन हाउस के थ्रू प्रोसेस हुए। काफ़ी सारे गाने मैंने टिप्स म्यूज़िक के साथ काफ़ी काम किया, टी सीरीज़ के साथ भी मेरे गाने हुए, बॉलीवुड आर्टिस्ट के लिए मैंने लिखा भी हुआ है, मेरे एक दोस्त हैं। तो उस टाइम का, लाइक इन एवरी आर्टिस्ट लाइफ यू नो देयर आर डिफरेंट मैग्नम ओपसेस एट डिफरेंट इंटरवल्स। सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जो आपने प्रोड्यूस किया, मैं आस्क कि उसमें सबसे बेहतरीन आपकी कंपोजिशन या प्रोडक्शन कौन सा रहा जो आप कहेंगे कि दिस वाज माय बेस्ट नहीं, प्रोडक्शन? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं कोई भी काम जब करके छोड़ देता हूं, उसके कुछ टाइम बाद मुझे उस काम में कमियां लगने लगती हैं अपने आप। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। तो मैं आज तक कभी भी किसी गाने, हाँ लोग प्यार करते हैं मेरे किसी गाने को, एक अलग बात है, लेकिन मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ अपने काम से।
For any artist, I think this is a lesson that, as we all say, that never sit on your past laurels. And the moment we start sitting on our past laurels, the complacency sets in. And तभी शायद किसी कलाकार का या किसी भी बड़े इंसान का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो जाता है. Now coming back to your the people who are outside Karna and people outside Kashmir, predominantly who I spoke, Kabul Bukhari's name has been associated with very one famous song, Sadgi. So how did that come about? सादगी एक्चुअली जब म्यूज़िक प्रोडक्शन का मेरा जो टाइम चल रहा था 2020 से लेकर 2023 तक, लगभग 2-3 साल मैंने फुल टाइम म्यूज़िक प्रोडक्शन ही किया. देन आई थॉट कि मुझे लाइव परफॉर्म करना है. हालांकि मैं करता था परफॉर्म, लेकिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं करता था, कभी कभार. देन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है और मुझे स्टूडियो वाला आर्टिस्ट नहीं बन के रहना, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है. देन आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हर्ष, इन चंडीगढ़. हाँ, वो ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ बेसिकली. तो वो कश्मीर आए थे एक शूट के लिए, मेरा ही शूट था. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई. देन हमने प्लान किया कि हम कैसे क्या स्ट्रेटजी लेके चलें. देन वी डिसाइडेड कि मैं सूफ़ी जो मॉडर्न एक कवाली है जी, पॉप एक अलग ही जॉनर है अपने आप. बिल्कुल, कवाली ट्रेडिशनल एक अलग थी, आज की कवाली अलग है. आज की कवाली में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हो चुके हैं ज़माने के हिसाब से. बट आई वुड से बोथ द जॉनर्स दे हैव ब्रांच्ड आउट, बट नुसरत फतेह अली खान साहब का इन सभी में जो एक इन्फ्लुएंस है, देखें वो तो दैट्स अ कंटिन्यूम आई वुड से. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखें कवाली के बादशाह हैं वो, उनका दिया हुआ तो अभी तक सभी गा रहे हैं. तो वही बात है कि मैंने जब डिसाइड किया कि मैंने कवाली परफॉर्म करना है, देन वी प्लान प्रॉपर, वी शुड क्रिएट अ बैंड. देन हमने डिसाइड किया क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स उसमें होने चाहिए. फिर उसके बाद हमने ये गाने जो सादगी है, हल्का हल्का सुरूर, जो भी ज़्यादा सुने हैं लोगों ने. सादगी की बात चल रही है तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ बिना उसकी 2 लाइन सुने हुए फॉर माय ऑडियंस. सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया. सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया. बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया. Very well done, Kapil sir. Thank you so much, and I am very sure my audience would have loved it. So now we reach the last part of our discussion today. So you are in Mumbai. आप अभी मुंबई में म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं. 2 more questions now. आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो niece है, nephew हैं, they are also doing wonderful in music in Mumbai. So how have you groomed them, and the way you have groomed them, आप करना के जो बच्चे हैं जो इक्वली टैलेंटेड हैं जी, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देंगे ताकि वो भी इंशा की तरह, उमर की तरह वो भी आगे बढ़ें, और क्या सपोर्ट वो काबुल बुखारी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें ऐसा कि जब हमारे घर में म्यूज़िक का सिलसिला आया था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे हमेशा ये चीज़ बोली थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर करो, और उन्होंने हमेशा इसी चीज़ पे, इस विज़न के साथ मुझे आगे पुश किया. ठीक है, और मैंने भी उस चीज़ को निभाने की कोशिश की. तो वही सेम चीज़ मैं अपने नई जनरेशन को हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे भांजे भतीजे जो भी काफ़ी सारे आ रहे हैं सिंगर्स अभी अपकमिंग. जी, मैंने सुना कल. हाँ, ये अभी आपने इंशा को सुना है, उमर को सुना है, तस्नीफ को सुना. तस्नीफ को मैंने सुना कल, उन्होंने बहुत सुंदर अभी नाम उनसे गाया है. अभी उनसे छोटे छोटे बहुत सारे और हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं. So you are having an army of singers? मतलब हाँ, कह सकते हैं. तो मैं सबको यही कहता हूँ कि कोशिश करना, जो मैंने किया उससे बेहतर करना कुछ. और मैंने आपसे कल भी ये बात शेयर की थी, मैंने उनको यही एक एडवाइस की हुई है कि जितना जिस बाज़ार में अपने आप को बेचोगे उतना आपको उसका प्राइस मिलेगा. तो कोशिश करो बेहतर जगह पे अपनी चीज़ बेचो, मेहनत करके अपनी जहाँ पे आपकी चीज़ का मोल अच्छा हो, वैल्यू अच्छी हो. बस उस चीज़ को एक फ़िल्टर करना, कहाँ पे नहीं गाना है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे गाना है ये आपको पता होना चाहिए, आपके डिसीजंस अच्छे होने चाहिए.
कभी भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी है कि हाँ हम जल्दी से जल्दी ये चीज़ कर लें वो चीज़ करें, कुछ नहीं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जो भी आपके पास वक्त मिल रहा है अपने आप पे काम करो, क्योंकि एक बार अगर आप पॉपुलर हो गए फिर अपने आप पे काम करने का वक्त बहुत कम मिलता है। तो समझ लीजिए देन यू आर मतलब उस चीज़ पे स्टक हो जाते हो आप एक तरीके से। थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम इम्प्रूव, बट उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। तो बेटर है कि अपने आप को पॉपुलर करने से पहले खुद पे अच्छे से काम करो, अपने आप को इतना तैयार करो कि जब आप मार्केट में उतरो तो पता चले कि हाँ कोई बंदा नया आया है गाने वाला या बजाने वाला। तो वो लोग भी मेरी इन बातों को फॉलो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस यही है, मैं बाकी जितने भी बच्चे हैं जो भी नए लोग आना चाहते हैं मतलब इस फील्ड में, मैं सबको यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा वक्त अपने आप को पॉलिश करने में लगाओ। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि यार 6 महीने से रियाज़ कर रहा हूँ, कोई रील नहीं आई, कोई गाना नहीं आया, कोई मुझे जानता नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं जहन में, तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ प्रैक्टिस। लेकिन यू नेवर नो कि जब वो मोमेंट आएगा जब आप एकदम ओवरनाइट ऐसे छा जाओगे। तो वो एक लास्ट जो ईंट होती है ना दीवार पे लगने वाली, जब दीवार कंप्लीट होती है वो लास्ट ईंट तक आपको मेहनत करते रहना है। तो वो चीज़ हमेशा अपने आप पे काम करो, गाने नए नए याद करो, सिंपल। और मैं इसी चीज़ को अगर आप परमिट करें तो मैं और आगे भी बढ़ा हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर भी एक सिंगर थे और म्यूजिशियन थे। तो जैसे अभी काबुल साहब ने कहा कि ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक फ़लसफ़ा ये भी है कि एक बार जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए शायद आपको उससे ज़्यादा शिद्दत और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। बिकॉज आज की दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, और अगर आप कॉम्प्लेसेंट हुए तो देयर इज़ ऑलवेज समवन वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स टू ओवरटेक यू। एंड सेकंड, जो यंगस्टर्स हमारे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेकिंग life lesson from Mr. Bukhari's life is कि talent is not enough. Consistency, discipline and perseverance is what will take you to the height on which talented person like Mr. Bukhari is sitting today. And my last question is, Kabul Sahab, is you are a scion of Karna, you are a child of Karna, and you have in your last 30-35 years of age you have been up and down. So two things, that firstly how you view the development in Karna, कि आपने उसके बारे में जिक्र ज़रूर किया, और आपको ये भी पता है कि करना में जो तितवाल है हमारा जी, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ बैटलफील्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप जब अभी आए हैं, तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा होगा शौर्य गाथा एक कॉम्प्लेक्स हमने दन्ना में बनाया है जी। एंड आपके जैसे टैलेंटेड सिंगर्स यहाँ पे, लोकल आर्टिस्ट्स, लोकल आर्टिजान्स, तो कैसे देखते हैं आपकी करना के फ्यूचर को एज फार एज बैटलफील्ड टूरिज्म इज कंसर्न्ड, एंड व्हाट यू विल एडवाइज अस एंड ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ करना कि इस इकोसिस्टम को और हम डेवलप करें ताकि ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, लोग करना की सुंदरता को देखें, इसकी ब्यूटी को देखें, और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ की तरक्की और तेज़ी से हो। देखिए, अगर यहाँ का टूरिज़्म बढ़ता है तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी सारे कामों में इंगेज हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस चीज़ को हमें प्रमोट कैसे करना है, तो सिंपल सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया है। जितने भी यहाँ के बच्चे आर्टिस्ट हैं जिनको अगर कोई 100-50 लोग भी जानते हैं तो उन पे ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने एरिया को प्रमोट करें, चाहे वो कोई रील बना के पोस्ट करें, स्टोरी डाल के पोस्ट करें, किसी भी तरीके से पोस्ट करें, तो उनको चाहिए अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना जहाँ तक उनकी रीच है। अगर हम सब लोग मिल के, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, सब लोग अगर हम मिल के अपनी हर चीज़ मतलब करना के बारे में, हर चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है करना में तो बहुत अच्छा टूरिज़्म हो सकता है। और इतनी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि देखें ना ये एक टू वे डेवलपमेंट है। एक साथ मतलब जैसे जैसे हमारा टूरिज़्म बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बेहतर होता जाएगा। तो ये एक पैरेलल जो रास्ते हैं दोनों, तो जितना जितना हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे इतना इतना यहाँ पे लोग आएंगे, जितना जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना उतना यहाँ की गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी या यहाँ के लोग उस पर काम करेंगे, यहाँ पे बेटर होटल्स बनेंगे, बेटर रोड होगा। मैसेज जो कश्मीर के बाहर से हमारी ऑडियंस में देख रही है उनके लिए आप एक मैसेज दें कि वो आए करना। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो कश्मीर तो दुनिया ही जानती है कि कश्मीर कैसी जगह है,
और कश्मीर से जितने लोगों को भी प्यार है, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि एक बार करना ज़रूर आके देखें। और जो यहाँ की एक अनमैच्ड जो ब्यूटी है वो आप हमेशा याद रखेंगे, और इस चीज़ के लिए मेरी गारंटी है। शुक्रिया। तो आप नेक्स्ट कब परफॉर्म करने वाले हैं करना में? जब आप चाहें। सो ऑन दैट नोट साथियों, इट्स बीन अ प्लेजर बुखारी साहब, फर्स्टली इमेंसली थैंकफुल टू यू। यू हैव टेकन ऑल द ट्रबल। आपके पास समय की बहुत कमी थी, आई एम अवेयर, बट हमारी रिक्वेस्ट पे आप बहुत मुश्किल से अपने बिजी शेड्यूल से एक दिन निकाल के आप आए, पूरी फैमिली के साथ आए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका कि आप मेरे इलाके के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं भी है, जो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आप लायबल नहीं है, बट वो सब आप कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी का वक्त भी निकाल के यहाँ के आर्ट को, स्पोर्ट्स को, बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद कर रहे हैं। ये बहुत एक इंडियन आर्मी का आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विजन है नेशन बिल्डिंग का। तो मैं सारी इंडियन आर्मी का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इतने छोटे से इलाके के लिए वो इतना कुछ आप कर रहे हैं। ये हमारा इलाका है और हमें बहुत मोहब्बत है, और जिस तरह की मोहब्बत यहाँ की आवाम ने भारतीय सेना पर हम सबको दी है, जो इज़्ज़त बख्शी है, शायद उसका जो हम फ़र्ज़ अदा करना चाह रहे हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा है। सो ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस पॉडकास्ट एंड वेल रिक्वेस्ट आपकी 2 सिग्नेचर लाइनों के साथ वी विल सादगी अगेन जी सादगी के अलावा कुछ अच्छा ओके। आप मेरा फेवरेट जो है आपका कल रात तुम कहाँ थे बताना, वो आप सुना दीजिए। ये सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना, सही सही। So on that musical note, there could never be a better way to end a podcast with a legend sitting next to him. It gives me goosebumps, guys. Thank you so much, Kawal bhai. Thank you. Thank you so much.